Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 7 को कवर करेंगे। लास्ट जो पार्ट था हमारा पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा था कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसमें जो हमने लास्ट पार्ट हमने कवर करा था कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, कि इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है, वर्ल्ड व्यू क्या होते हैं, उसके कौन से 3 मेन फीचर्स होते हैं, वह है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम वीडियो के इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी के बीच के डिफरेंसेस में कौन से मेन डिफरेंसेस हैं इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी में, उसको हम लोग कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ह्यूमन नेचर, कि दोनों पर्सपेक्टिव्स में ह्यूमन नेचर क्या होता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करा है ह्यूमन नेचर को, या क्या उनकी परसेप्शन है ह्यूमन नेचर को लेकर के। तो ह्यूमन नेचर में क्या है कि जो ट्रेडिशंस हैं वो ये मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नीड होती है फूड को लेकर के, और सिक्योरिटी को लेकर के, स्लीप को लेकर के, सेक्सुअलिटी को लेकर के। जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी भी बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, ऐसे हमारी भी बायोलॉजिकल स्पेसिफिक कुछ नीड्स होती हैं, सबकी होती है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं एनिमल से। कोई भी एक पर्सन है वो कॉन्क्यूर कर सकता है इन बेसिक नीड्स को, इन इमोशंस को, पैशंस को, डिज़ायर को, इन सबको सब्लिमेट कर सकता है, कॉन्क्यूर कर सकता है। शी और ही हैज़ दी पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलाइज एंड डेवलप कैपेसिटीज which are extraordinary that transforms him or her into a superhuman being who may be called divine or God। कुछ जो ट्रेडिशंस है वो ये मानते हैं भाई देखो सिमिलर तो होते हैं एनिमल्स की जैसी इंस्टिंक्ट होती है, हमारी भी बायोलॉजिकल नीड्स होती है ह्यूमंस की भी। ह्यूमंस कैसे डिफरेंट होते हैं कि भाई हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि हम उन बेसिक नीड्स से ऊपर उठ सकें और इतनी पोटेंशियलिटी अपने अंदर ले आए, इतनी कैपेसिटी को डेवलप कर लें कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के आ सकें और एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, जिसको कि लोग गॉड या फिर डिवाइन कहते हैं। कुछ जो ट्रेडिशन है उसमें ये माना गया है। सच पर्सन्स कैन गो बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, और इस तरीके के जो ह्यूमंस होते हैं वो लोग स्पेस और टाइम के बैरियर से भी बाहर होते हैं, बियॉन्ड होते हैं। एक्सपीरियंसेस कनेक्टेडनेस विद द होल एंड यूनिवर्स, होल ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स है उसके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं इस तरीके के, वो टाइम और स्पेस के बाउंड से भी बाहर होते हैं। ठीक है, अगर वो अपने उस एक्चुअलाइजेशन को पा लेते हैं तो दैट प्रोवाइड्स दैम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट फेलो ह्यूमंस, और इसकी वजह से जो उनके आसपास के जो दूसरे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अबाउट वट हैपन्स एट फार ऑफ प्लेसेस ऑन दिस अर्थ, और दूसरी अर्थ के दूसरे हिस्से पर या फिर दूसरी जगहों पर जहाँ पर वो फिजिकली नहीं है। इवन पैरेलल यूनिवर्स, जिसको कि दूसरा लोक बोला जाता है। और ये सारी बातें इसमें लिखी हुई, मैं अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बता रही हूँ। तो उन सब जगहों पर भी वो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी वो ले सकते हैं। दैट मेक्स दैम omnipresent, omnipotent एंड omniscient, यानी कि सर्वव्यापी, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा पावरफुल, और omniscient, कि वो उसको सब नॉलेज है, सब चीज़ों के बारे में पता है। इस तरीके का ह्यूमन वो बन सकता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली डाल नहीं रखा है कि ये इंडियन साइकोलॉजी में आ रहा है या फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी में आ रहा है। ये वाला जो ह्यूमन नेचर के बारे में, ये दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लाइफ और डेथ को लेकर के। लाइफ और डेथ में क्या है, लाइफ और डेथ क्या है कि एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है। कि एक बार आप जो वर्ल्ड में आओगे भी, कि जो लाइफ और डेथ की साइकिल है कंटिन्यू रहती है। आपका बर्थ होता है, फिर कोई इंसान की डेथ होती है, फिर वो दोबारा लाइफ में आता है, इस वर्ल्ड में आता है, दोबारा से बर्थ होता है, फिर डेथ होती है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है जो चलती रहती है, और हर ऑर्गेनिज्म के साथ ये होता है। हर ह्यूमंस के साथ भी, एलिमेंट्स के साथ भी, बर्ड्स के साथ भी, सबके साथ होता है। ह्यूमंस अंडरगो सच रिपीटेड सिक्वेंसेस एंड बॉडीली दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ फॉर्स जीव, यानी कि जो ह्यूमंस है उनकी बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, बट जो उनकी सोल है ना, जो उनकी लाइफ फोर्स है, जिसको कि जीव कहा जाता है, वो नहीं मरता है। वो बार बार कंटिन्यूस की जर्नी रहती है। वो उसकी बॉडी डेथ होती है, फिर वो एक नई बॉडी में जाती है, एक फ्रेश बॉडी में, और अपने जो कुछ टाइम के लिए उसमें रहती है। फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो बॉडी खत्म हो जाती है, फिर वो जीव जो दूसरी बॉडी को ले लेता है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। द रिजल्ट ऑफ एक्शंस परफॉर्म इन वन पर्टिकुलर लाइफ टाइम एक्यूमुलेट, क्रिएटिंग सर्टेन टेंडेंसीज, इंप्रेशंस, हैबिट पैटर्न्स एंड कंस्टिट्यूट विद व्हाट इज नोन एज कर्मा। कि हम जब लाइफ में आते हैं, हम जितने भी एक्शंस हमारे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी हैबिट्स बनती है, सारी चीज़ें, सारे वो एक्शंस का रिजल्ट जो है एक्यूमुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मा। और उस कर्मा की वजह से, उस एक्यूमुलेटेड जो हमारा क्यूमुलेटिव कर्मा होता है, वो सेवरल लाइफ टाइम्स में चलता रहता है। वही रीज़न होता है हमारे इस साइकिल का, कि बार बार बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, क्योंकि वो कर्मा अभी भी पेंडिंग है, वो चलता रहता है। कर्मा इज द प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर आवर एक्शंस।
और जो हमारा कर्मा होता है वो सबसे बेसिक हमारा फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है जो कि हमें बार बार एक्शंस करने पे मोटिवेट करता है कि हमारा ये कर्मा बचा हुआ है तो ये हमें फुलफिल करना है। इसी की वजह से हमारी बार बार लाइफ हम आ रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं और डेथ हो रही है, फिर जो कर्मा बचा फिर दोबारा उसके लिए लाइफ में आ रहे हैं, बर्थ हो रही है फिर डेथ हो रही है। बट ह्यूमन्स कैन कॉन्शियसली चूज टू ब्रेक दिस साइकिल। अब ये सबके साथ होता है, एनिमल्स के साथ भी, ह्यूमंस के साथ भी, सबके साथ होता है। अब ह्यूमंस एनिमल्स से डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है इसमें कि भाई जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास कॉन्शियसनेस है, वो अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल इंस्टिक्ट है हमारी, उससे ऊपर हट करके कॉन्शियस होकर के इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइफ पीरियड में एंड पुट एन एंड टू दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस पे वो ब्रेक लगा दें और लिबरेशन ले लें विच इज़ मोक्ष, कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। Such liberated beings are venerated as divine persons and they have the freedom to return to earthly life to help others to get liberated। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं जिनको मोक्ष मिल जाता है, उनका क्या काम हो जाता है कि फिर वो उनको डिवाइन पर्सन्स के रूप में माना जाता है और वो डिवाइन पर्सन्स भी उनकी मर्जी होती है कि भाई वो वापस से अर्थ पर आए और जो दूसरे लोग हैं उनको भी मोक्ष दिला सके। अब यहीं पर जो वेस्टर्न साइकोलॉजी होती है वो क्या मानती है, वो मोस्टली जो डार्विनियन एवोल्यूशनरी थियरी है, यानी जो चार्ल्स डार्विन थे उनकी जो एवोल्यूशनरी थियरी थी उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो उनका वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो डार्विनियन एवोल्यूशनरी थियरी है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सुपीरियर प्राइमेट्स होते हैं। अब प्राइमेट्स जो ये है, प्राइमेट्स की कैटेगरी के अंदर टोटल 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें मंकीज़ भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। उसमें जो ह्यूमंस है उनको सुपीरियर प्राइमेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। सुपीरियर मतलब कि वो वैसे ही सबसे ऊपर है तो वो इससे ऊपर क्या ही जाएंगे, मतलब वो सबसे सुपीरियर लेवल पर ह्यूमंस ही आते हैं सभी प्राइमेट्स में से। एंड हेंस द फर्दर एवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल फॉर ह्यूमंस आर नॉट कंसीडर्ड, कि मतलब इससे ऊपर एवोल्यूशनरी वो क्या ही करेंगे, वो पहले ही सबसे सुपीरियर लेवल पर आते हैं सब प्राइमेट्स में से मिला करके, तो इससे ऊपर वो क्या जाएंगे। ये है वेस्टर्न साइकोलॉजी में। थर्ड जो टॉपिक है हमारा, द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ विच इज पुरुषार्थ। अब थर्ड है कि क्या गोल्स होते हैं या फिर क्या वैल्यूज होती हैं हमारी लाइफ की, जिसको कि हम पुरुषार्थ भी बोलते हैं। अब एंशियंट टाइम में मेनली 4 लाइफ के गोल्स कैटेगराइज करे गए थे, मतलब रिकॉग्नाइज करे गए थे कि 4 गोल्स होते हैं हर ह्यूमन लाइफ के। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग के 4 गोल्स होते हैं। दे आर नॉट द बायोलॉजिकल नीड्स फॉर फूड, स्लीप, सिक्योरिटी एंड सेक्स विच वी शेयर इन कॉमन विद अदर एनिमल्स, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं बायोलॉजिकल नीड्स होती है तो एनिमल्स की भी होती है और जो है ह्यूमंस में भी होती है। तो ये जो 4 लाइफ के गोल्स हैं ये डिफरेंट हैं इन सब बेसिक नीड्स से। इंस्टीड दे आर पुरुषार्थ, और इन जो 4 गोल्स को हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। वट ह्यूमन बी कॉन्शियसली चूज एज वर्थ परस्यूइंग, जिसको कि मतलब हमें इन गोल्स को अचीव करना चाहिए। जब हमने वर्ल्ड व्यू पढ़ा था तो वर्ल्ड व्यू में हमने जो सेकंड जो उसका फीचर था वो यही पढ़ा था कि हम डिफाइन करते हैं लाइफ को कि हमें कौन से गोल अचीव करने हैं, किनको अपना गोल बनाना है और किनको परस्यू करना है। ये भी हमारे वर्ल्ड व्यू के अंदर आता है। तो जो इसमें क्या है कि हमारे जो 4 मेन गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ में आकर के, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है, वो जो गोल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा वर्थ परस्यूइंग माना जाता है। कौन कौन से हैं वो 4 गोल्स? फर्स्ट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कि पहले हमें धर्म जो है उस पर चलना है, फिर अर्थ आ गया, फिर हमारा काम आ गया, फिर मोक्ष आ गया। ये 4 मेन गोल्स हैं, लाइन वाइज हमको ये अचीव करने होते हैं। दे रेफर टू लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ, एक्वायरिंग वेल्थ, फुलफिलिंग डिजायर्स एंड एस्पायरिंग टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इन चारों जो गोल्स हो गए इसमें सब कुछ आ गया हमारा, कि हमें जो है अच्छी लाइफस्टाइल भी बितानी है और वेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, हमारी सारी इच्छाएं भी जो है वो भी, कामों में भी सारा कुछ पूरा होना चाहिए। काम में क्या हो गया कि हमारी डिज़ायर्स जितनी भी हो गई सारी वो काम में आ जाती है कि हमें वो भी फुलफिल करनी है। एंड एस्पायरिंग टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस, और लास्ट क्या हो गया हमारा मोक्ष, कि अब हमने लाइफ में आके सब जी लिया, पैसा कमा लिया, सारा कुछ हो गया, शादी वादी सब हो गया, लास्ट में क्या होता है हमारा कि अब हमें मोक्ष चाहिए, कि अब हमने सब पा लिया, सारा कुछ एंजॉयमेंट हो गई है, अब लास्ट में हो गया कि हमें इस बर्थ और डेथ की जो साइकिल है इससे लिबरेट होना, हमें मोक्ष चाहिए। द काम हेयर डजंट मीन सेक्शुअल नीड्स एज ऑफन अंडरस्टूड, इट रेफर्स टू आर साइकोलॉजिकल नीड्स। अब यहाँ पे जो काम वर्ड आ रहा है, काम को मोस्टली सेक्शुअल नीड्स से ज़्यादा एसोसिएट करा जाता है, बट वो नहीं है। काम का यहाँ पे मतलब है साइकोलॉजिकल जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग दीज 4 गोल्स हैज सिग्निफिकेंस, और ये जो सीक्वेंस है कि पहले धर्म ही आएगा, फिर अर्थ ही आएगा, फिर काम आएगा, फिर मोक्ष होएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले हमको धर्म पे ही जाना है। अब शुरुआत में आप मोक्ष नहीं डालोगे कि शुरुआत में मोक्ष ले ली फिर तो बचा ही गया, और सीधे शुरुआती काम से कर दी तो फिर आप वो धर्म और अर्थ पे तो जा ही नहीं पाओगे, मोक्ष तक तो जा ही नहीं पाओगे। तो सबका एक पैटर्न है, सबको एक सिग्निफिकेंट मतलब अरेंज सीक्वेंस में ही अरेंज करा हुआ है। द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द हाईएस्ट और सुप्रीम और आइडियल गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो लास्ट गोल है विच इज मोक्ष, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और सुप्रीम गोल है कि हमको ह्यूमन लाइफ मिली ही इस वजह से कि हम उसको जो है पा सकें, उसको फुलफिल कर सकें। हैंस इट इज कॉल्ड द परम पुरुषार्थ,
इसलिए जो मोक्ष है उसको परम पुरुषार्थ भी कहा जाता है, यानी कि सबसे मेन गोल, ठीक है, सबसे आइडियल गोल हमारा। ह्यूमंस वर अर्ज टू सेटिस्फाई their needs, their need for wealth acquisition and fulfilling psychological desires, keeping this as the goalpost. अब humans were urged to satisfy their needs for wealth acquisition. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको वेल्थ भी चाहिए, ठीक है, पैसा भी कमाना है, लाइफ स्टाइल भी पूरी अच्छी होनी चाहिए, लाविश जो है लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, और साइकोलॉजिकल डिजायर्स भी हमारी सारी पूरी होनी चाहिए। ये गोल पोस्ट है। और इन सबको पाने के लिए आपको कुछ रूल्स का, कुछ एथिक्स का, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स का जो है, कुछ वैल्यूज़ को आपको फॉलो करना होता है, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं, धर्म। तो पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, उनको आप फॉलो करके फिर अपनी जो साइकोलॉजिकल डिजायर्स हैं और साथ में जो वेल्थ एक्वाइजेशन है, सारा कुछ आप जो है लोगे, सारा कुछ आप अचीव करोगे किसके थ्रू, धर्म के थ्रू। तो आपको धर्म का पालन करना है। फिर आप जो है आगे जो आपकी साइकोलॉजिकल डिजायर्स है, धर्म, फिर आपका पहले धर्म हो गया कि आपको सारे रूल, सारी वैल्यूज, सारा कुछ पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारा कुछ आपको पता है अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। साथ में फिर सेकंड क्या हो गया, अर्थ, कि आपको सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, कि अब आपका जो वर्क हो गया कि वो आपको करना है, वो आपको करते रहना है। फर्स्ट हो गया धर्म, सेकंड हो गया अर्थ, फिर होता है आपका काम विच इज साइकोलॉजिकल डिजायर्स, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फिर लास्ट में आप जो है मोक्ष पर जाओगे। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड वे में सारे सीक्वेंसेज हैं। सो वन वॉज एक्सपेक्टिंग टू एस्पायर फॉर अदर गोल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ धर्म, कि आपको धर्म में रह करके सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आप अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर करके या फिर कुछ और गलत करके ये सारी चीज़ों को पा रहा है, ठीक है, मिल उसको भी रही है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ों के लिए आपको एक्शंस करने हैं, सारे काम करने हैं, बट धर्म में रह करके। इस वजह से धर्म पहले है। हैंस धर्म वाज द फर्स्ट गोल ऑफ लाइफ। तो ये पहला गोल हो गया कि आपको धर्म में रहना है। एंड मोक्ष टुगेदर सर्व्ड एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, as two forces, one pursuing from behind and other pulling from the front in the journey of life, कि धर्म आपको पुश कर रहा है मोक्ष की तरफ और मोक्ष आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ। ये दोनों चीज़ें ऐसे चलती रहती है और आपकी लाइफ जो है बैलेंस में चलती रहेगी। ये पूरी जर्नी है आपकी लाइफ की। ये इसमें बताया, वी शुड नॉट हियर दैट मोक्ष एज ए सुप्रीम लाइफ गोल इज हाईलाइटेड ओनली इन आवर कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है कि जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी कंट्री है, मोस्टली उसी में ही मोक्ष को सबसे सुप्रीम लाइफ गोल के रूप में माना गया है, पुरुषार्थ के रूप में माना गया है, परम पुरुषार्थ के रूप में। अदर कंट्रीज़ में इतना नहीं माना जाता, अदर देन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो जिनकी हिस्ट्री हमारे इंडियन कल्चर से ही इन्फ्लुएंस हुई है, उसमें भी कई जगहों पर जो लिबरेशन है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, सो वाइडली हेल्ड एंड ऑल्सो एक्टिवली एनकरेज एज वर्थी लाइफ गोल। तो वहाँ पर भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के अलावा, हमारी कंट्री के अलावा साउथ एशियन जो दूसरी कंट्रीज़ है जिनकी हिस्ट्री हमारी ही कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई है, उसमें भी जो मोक्ष वाला जो गोल है, इसको भी सुप्रीम गोल माना गया है। बाकी अदर कंट्रीज़ में इसको सुप्रीम गोल नहीं माना जाता। हमारी कंट्री में मेनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इसको माना जाता है। सो मैनी शीर्स, सेंट्स एंड सेजेस इन आवर कंट्री retreated about this possibility from ancient time onwards till today. While in all countries across the globe the other three goals are defined and pursued, we do not find moksha. अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसमें पहले के जो 3 गोल्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको फॉलो भी करा जाता है, परस्यू भी करा जाता है, बट मोक्ष को परस्यू नहीं करा जाता। मतलब दूसरी कंट्रीज़ के जो लिटरेचर वगैरह है उनमें नहीं मिला है कि मोक्ष को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। द आइडियाज सच एज साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ, रीबर्थ, रीइनकारनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में कि पुनर्जन्म कुछ होता है, लाइफ की जो ये साइकिल है लाइफ की और डेथ की, ये चलती है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल है, लाइफ आफ्टर लाइफ है ना, कि और रीबर्थ, ये सारी चीज़ों को वेस्टर्न कल्चर में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, पार्ट नहीं है वेस्टर्न कल्चर का। ये इंडियन कल्चर में मोस्टली देखा जाता है। फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसको थोड़ा बहुत माना जाता है। इट इज़ दिस विच मेक्स ऑल डिफरेंस बिटवीन वट वी कॉल इंडियन साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी। और यही मेन डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी में, कि भाई हमारे कल्चर में इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हमें लाइफ आफ्टर लाइफ भी होती है, एक साइकिल होती है लाइफ और बर्थ की। अगर आपके कर्म बचे हुए हैं तो आप दोबारा से बर्थ लोगे, अगर नहीं है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बट वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी ज़रूरी नहीं कि सब जगहों पर इट कम्प्लीटली एब्सेंट है। कुछ पार्ट्स में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर के। एंड द फर्स्ट psychical research society was established in England to investigate them. That's why parapsychology as a branch of psychology continues to exist. गए हैं जहाँ पर लोग, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो मानती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है, लाइफ आफ्टर लाइफ होती है, रीबर्थ होती है और बर्थ और डेथ की साइकिल्स चलती रहती हैं, कुछ सोल्स होती हैं। तो इसके लिए जो पहली साइकिकल रिसर्च सोसाइटी थी वो इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई थी इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसी वजह से साइकोलॉजी की एक और ब्रांच निकली जिसको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है।
However, in the past 50 years in the entire Western world, there has been a resurgence of spiritual quest. Many people reported such phenomenon. Studies on altered states of consciousness picked up very fast. अब पास्ट 50 ईयर्स में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग जानना चाहते हैं जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है उसकी काफ़ी लोग एक्साइटेड है उसके बारे में पढ़ने में, उसके बारे में जानने में, इस फेनोमेनन के बारे में काफ़ी रिसर्च भी हुई है, रिपोर्ट्स भी बनी हैं। और मोस्टली अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके बारे में काफ़ी स्टडी करना चाहते हैं लोग। ये मतलब काफ़ी हॉट टॉपिक है, मतलब इसके बारे में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। नया नया वहाँ पे लोगों को जब पास्ट 50 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा ये टॉपिक और सब काफ़ी इंटरेस्ट है। और बहुत से जो वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं उन्होंने रियलाइज़ करा कि बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वैदिका से रिलेटेड और अवैदिका दर्शन, ये सारे इन सब जो टेक्स्ट हैं इन सब में कॉन्शियसनेस के नेचर के बारे में, माइंड की जो कॉन्शियसनेस है उसके नेचर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ रिसर्चर ने इनको टर्म भी कराए इन सब टेक्स्ट को कॉन्शियसनेस डिसिप्लिन के रूप में। ओके, तो कॉन्शियसनेस की स्टेट्स और कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हमारा। तो अभी ये जो टॉपिक था हमारा कि लाइफ और पुरुषार्थ, वो इधर हमारा देख लिया, इधर ही हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया कि लाइफ के गोल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं जिसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ, इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न साइकोलॉजी में, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्शियसनेस एंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है कॉन्शियसनेस एंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और इन जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न साइकोलॉजी में कितनी स्टेट्स बताई गई हैं कॉन्शियसनेस की और इंडियन पर्सपेक्टिव से कितनी स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस की। तो जो कॉन्शियसनेस है, ये जो टर्म है कॉन्शियसनेस, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं इसके बारे में, ये कॉन्शियसनेस क्या है, इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग टोटल 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास कॉन्शियसनेस की, मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वेकिंग, जैसे कि आप अभी जाग रहे हो, सारी बातें सुन रहे हो, अवेयर हो अपने आसपास से, एक तो वो स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की। दूसरी होती है ड्रीमिंग, जब आप सपने देख रहे होते हैं। और तीसरी और लास्ट स्टेज है इन्होंने जो बताई है वो है डीप स्लीप, जब आप ना तो आप जाग रहे होते हो ना ही आप जो है सपने देख रहे होते हो। वो एक टाइम ट्रैवल जैसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप सोए थे। आपको ऐसा लगता है कि ना तो आपने सपने देखे ना आपको कुछ फील हुआ कि कुछ था आसपास, क्या था, एकदम पैरालिसिस वाली स्टेट हो जाती है वो। तो उसको बोलते हैं डीप स्लीप, जहाँ ना तो आप सपने देख रहे होते हो ना आप जाग रहे होते हो, बिल्कुल गहरी नींद जिसको बोलते हैं वो होती है डीप स्लीप। और इसी में जो है बॉडी की ग्रोथ, और जो अगर बॉडी में कहीं भी पेन होता है या फिर कहीं भी चोट लगी होती है तो उसकी जो इंप्रूवमेंट है और जो सेल से दोबारा से डेवलप होना या फिर हाइट ग्रोथ होना, हाइट बढ़ना, ये सारी चीज़ें डीप स्लीप वाली स्टेट्स पर होती है, स्टेजेस पर होती है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस की 3 स्टेट्स मानी गई हैं, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। अब आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप यही लिखोगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 स्टेट्स हैं, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट से कि वेकिंग स्टेट के बारे में बताओगे, फिर उसके कुछ पॉइंट्स लिख दोगे, फिर आप जो है ड्रीम के बारे में बताओगे कि ड्रीम क्या होती है, ठीक है, और उसकी क्या स्टेजेस होती है, और डीप स्लीप के बारे में बताओगे कि डीप स्लीप क्या होती है। ऐसे आप अलग अलग पॉइंट्स में लिखना मोस्टली आंसर। तो वेकिंग स्टेट क्या है? वी यूजुअली रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ एज द सब्जेक्ट पर्सन एक्सपीरियंसिंग अ वर्ल्ड बट is outside through our sensory organs and understanding them with the help of memory of past experiences and reasoning। कि जब हम अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, गैदर कर रहे होते हैं, और रीजनिंग भी कर सकते हैं अपने दिमाग में कि भाई क्या चल रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ कर सकते हैं। जब हम कंप्लीटली अवेयर होते हैं, हमें पता है कि हम कौन है, हमारे आसपास क्या है, वो होती है आपकी वेकिंग स्टेट, जब आप जाग रहे होते हैं। फिर दूसरी स्टेट है यहाँ पर ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट क्या है? यहाँ पर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हो। जब आप सपने देख रहे होते हो आपको सेंसरी अवेयरनेस तो होती है, अगर आप सो भी रहे हो, सपने देख रहे हो, जिस टाइम पर अगर कोई ज़ोर से आवाज़ हो जाए उस टाइम पर तो आप उठ जाओगे, तो सेंसरी अवेयरनेस तो होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। कुछ लाइट और साउंड और टच आपको फील होगा, टेम्परेचर आपको पता चलेगा, एनवायरनमेंट में जितने भी वेरिएशंस है वो सब होंगे, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड का इतना अवेयर नहीं होगे उससे। आप चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में देख नहीं सकते डायरेक्टली, आपको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहेगी, बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस होती है सेंसरी ऑर्गन्स की, वो होती है ड्रीम स्टेट। और आपका माइंड एक ड्रीम वर्ल्ड अपना ही एक अलग वर्ल्ड क्रिएट कर देता है जिसमें आप जी रहे होते हो। एक वो होती है ड्रीम स्टेट, जिसमें एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है आपका। फॉर अस इन द ड्रीम स्टेट विद ऑल द बायोलॉजिकल सेंसेशन, फीलिंग्स, इमोशंस दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर वेकिंग स्टेट। और वो ड्रीम वर्ल्ड क्या होता है? जिसमें कि आप जो है सारी चीज़ें उस ड्रीम वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, कि आप किसी को देख रहे हो, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपको इमोशंस सारे फील होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल सेंसेशंस होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे कि वेकिंग स्टेट में होता है, आप जाग रहे हो, जैसी फीलिंग उस टाइम पर होती है वैसे आपके ड्रीम्स में होती है, बट वो रियल नहीं होता। हाउएवर इन द डीप स्लीप स्टेट, अब आ जाती है तीसरी स्टेट। हमने वेकिंग स्टेट कर ली, ड्रीम स्टेट कर ली, अब है थर्ड हमारी डीप स्लीप स्टेट, जहाँ पर सेंसरी अवेयरनेस और आउटसाइड की हमारा वर्ल्ड, जो भी माइंड है उसकी फंक्शनिंग, सब कुछ जो है रुक जाता है।
डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है कि हमारी जो सेंसरी अवेयरनेस है और आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सारी अवेयरनेस हमारी माइंड की फंक्शनिंग सब रुक जाती है। आपको ये तक नहीं पता होता कि आप कौन है, कि आप एक इंसान हैं, आप हैं भी कि नहीं है, सारी जो आपकी अवेयरनेस होती है सब खत्म हो जाती है उस टाइम पर, माइंड की फंक्शनिंग भी रुक जाती रहते हैं उस टाइम पर। एंड वी आर फेल्ट लाइक फीलिंग ऑफ पीस एंड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट पीस में होते हैं उस टाइम पर। ड्यूरिंग द ड्रीम स्टेट एंड स्लीप स्टेट, जो स्लीप स्टेट है हमारी और जो ड्रीमिंग स्टेट है, वी मे लॉस आर सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस आइडेंटिटी एज मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस वाई, टू डिफरेंट डिग्रीज। स्टिल व्हेन वी वेक अप दैट आई फीलिंग एज द सेम पर्सन परसिस्ट फ्रॉम द प्रीवियस डे टू द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम सपने देख रहे होते हैं उस टाइम पर भी हम लोग हमको ये नहीं पता होता कि भाई हम ये रियलिटी है जो हम सपने में देख रहे हैं या फिर कुछ और भी रियलिटी हो सकती है। जैसे अगर आप अभी अवेयर हो, ठीक है, और कोई आपसे बोले कि नहीं ये जो आप देख रहे हो अभी सपना है, तो आप मानोगे नहीं। वही चीज़ ड्रीम्स में होती है कि जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं हमको लगता है वही रियलिटी है, और फिर जैसे ही आँख खुलती है हमें लगता है अरे वो तो सपना था, ये रियलिटी है जिसमें हम हैं। और हम एक नई स्टेट में नहीं आ जाते कि हम एक नए इंसान बन गए। हम जो कल थे, सपना आया, हमने सारा कुछ देखा, फिर जब हम सुबह उठे हम वही है जो हम कल थे, सेम रहता है। वो आई वाली फीलिंग हमेशा सेम रहती है, स्टिल रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती कि हम बिल्कुल बदल गया। फिर जो हमने सपने में खुद को देखा था, जैसे माना था कि हम कहीं के राजा या फिर हम आसमान में उड़ रहे हैं, हम वैसे नहीं होते, हम वापस से अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कन्फ्यूजन थी। और साथ में जब हम डीप स्लीप स्टेट में होते हैं, जो कंप्लीट स्लीप स्टेट है जिसमें ऐसा लगता है कि बॉडी पैरालिसिस हो गई, हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आई बोल्स की भी मूवमेंट नहीं होती है और हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन है। तो वो एकदम से मतलब हमें खुद को नहीं पता होता वो स्टेट में कितना टाइम पे हम रहते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं, कब वो स्टार्ट हुई कब खत्म हो गई, हमें कुछ नहीं पता होता। तो उसके बावजूद जब हम उठते हैं सुबह तो हम सेम ही रहते हैं कि कल अगर मेरा नाम निशु है, मुझे पता है सारी मेरी आइडेंटिटी, मुझे पता है सारे लोग मेरे को पहचान में हैं, सब ठीक है। तो मेरे को मैं रात को सोई, ड्रीम देखी या फिर डीप स्लीप में थी, सुबह उठे मैं फिर सेम हूँ। तो वो चीज़ कैसे होती है ये प्रूव नहीं कर पा रही थी मॉडर्न साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने 3 स्टेट बताई थी कि एक वेकिंग होती है, ड्रीम होती है, डीप स्लीप होती है। लेकिन ड्रीम और डीप स्लीप के बाद आप वापस से जब उठते हो, वेकिंग स्टेट में आते हो, तो सेम कैसे रहते हो, ये कन्फ्यूजन थी। वाइल दिस इज अ पजलिंग प्रॉब्लम हाउ वी एक्सपीरियंस दिस कंटिन्यूटी ऑफ आइडेंटिटी, इंडियन थिंकर्स रिजॉल्व इट बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट ह्यूमन बींग्स कैन एक्सपीरियंस ट्रांसजेंडेंटल अवेयरनेस और प्योर अवेयरनेस या फिर कंटेंटलेस अवेयरनेस। अब जब ये पजल थी कि भाई हम कैसे सेम रहते हैं जब हम वापस से उठते हैं ड्रीम्स के बाद या डीप स्लीप के बाद, तो सेम आइडेंटिटी कैसे रहती है, कंटिन्यूटी कैसे रहती है ये आइडेंटिटी की। तो जो इंडियन थिंकर्स है, अब देखो पहले हमने मॉडर्न साइकोलॉजी वाला जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया कि उनके अकॉर्डिंग 3 स्टेट होती है। अब यहाँ से हम लोग इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन थिंकर्स का क्या मानना है कि भाई हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें कंटेंटलेस अवेयरनेस होती है, फिर प्योर अवेयरनेस भी बोलते हैं उसको, वो होती है। तो उपनिषद्स में क्या लिखा है कि भाई हमारी 3 स्टेट नहीं होती, हमारी 4 स्टेट होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 स्टेट होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, जबकि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो उपनिषद्स में लिखा है कि हमारी 4 स्टेट्स होती हैं। 4 स्टेट कौन सी, एक तो जागृता जैसे कि वेकिंग जिसको बोलते हैं वही सेम, स्वप्न यानी कि ड्रीम्स, और सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप। तीनों वही हैं जो मॉडर्न साइकोलॉजी में थी, बट एक 4th स्टेट भी होती है जिसको हम बोलते हैं तुरिया। तुरिया जो है हमारी एक 4th स्टेट है जो कि हमेशा प्रेजेंट रहती है, मतलब वो बैकग्राउंड में हमेशा रहेगी। आप वेकिंग में हो तब भी आप तुरिया स्टेट में भी हो, बट उसमें वेकिंग आ गई। जब आप ड्रीम्स देख रहे हो उसमें भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, बट तुरिया स्टेट कंटिन्यूसली चल रही है। फिर जब आप डीप स्लीप में जाते हो तब भी तुरिया स्टेट है और उसमें आप डीप स्लीप में हो। फिर जब आप वापस से उठते हो तो वो तुरिया स्टेट तो हमेशा कंस्टेंट है, वो हमेशा रहती है। तो ये 4th स्टेट है जिसकी वजह से कि हम अगर जो आज हैं हम सपने देखेंगे, रात को सोएंगे, डीप स्लीप में जाएंगे, अगले दिन उठेंगे फिर भी सेम रहेंगे। वो आइडेंटिटी जो है हमारी वो हमें याद रहेगी, किसकी वजह से, तुरिया स्टेट की वजह से। ये एवर प्रेजेंट है, हर एक्सपीरियंस में पीछे ये रहती है, बैकग्राउंड में ये रहती है और अलग अलग स्टेट आती रहती है। इसी की वजह से हमें वो कंटिन्यूटी, हमारी आइडेंटिटी वो कंटिन्यू रहती है तुरिया स्टेट की वजह से। नॉट ओनली दैट, इट इज़ ऑल्सो नॉट पर्सनल, नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर मेंटल और बॉडीली स्टेट। साथ में जो ये तुरिया स्टेट है ये हमारी मेंटल स्टेट और बॉडीली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये पर्सनल भी नहीं है कि हर इंसान की तुरिया स्टेट अलग अलग होगी, सबकी कॉमन है। और मेंटल और बॉडीली जो स्टेट्स है सबकी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब हम डीप स्लीप में होते हैं हमारी मेंटल प्रोसेसेस भी हम अवेयर नहीं होते। सेंसरी जो हमारी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम नहीं कलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो सारी जो मेंटल प्रोसेसेस है वो भी रुक जाती हैं, बॉडीली स्टेट भी रुक जाती है कि हम अपने हाथों पैरों को भी मूव नहीं करते, पैरालिसिस की स्टेट पे होते हैं। तो इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है और पर्सनल भी नहीं है कि हर इंसान की अलग अलग होगी। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अवेयरनेस अवेलेबल टू ऑल एंड कॉमन टू ऑल, सबके पास होती है और सबके पास सेम रहती है। आपके ड्रीम्स डिफरेंट हो सकते हैं, डीप स्लीप का टाइम डिफरेंट हो सकता है, आपकी वेकिंग तो डिफरेंट होती ही है, और बट ये तीनों स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो ये तुरिया स्टेट है ये सबकी सेम होती है, सबके पास होती है और सबकी कॉमन होती है।
तो ये याद रखना है। और जो पतंजलि का योग सूत्र है, पतंजलि के योग सूत्र के अकॉर्डिंग ये जो अवेयरनेस होती है इसको द्रस्तु भी कहते हैं। द सीर और परसीवर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटीज, चित्त वृत्ति। जो परसीवर होता है यानी कि जिस भी ह्यूमन की हम बात करें, वो जो परसीवर है उसकी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं चित्त वृत्ति। तो जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें इस अवेयरनेस को, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और सभी लोगों में कॉमन, यानी कि जो तुरिया स्टेट है, ये वाली जो अवेयरनेस है इसको द्रस्तु कहा जाता है। ये किसी भी मेंटल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसको चित्त वृत्ति भी कहा जाता है। दिस और ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है इसको, मतलब जो ये इंडियन पर्सपेक्टिव है कि एक तुरिया स्टेट भी होती है जो हमेशा कॉमन रहती है, सब में कॉमन है, सबके पास होती है, ये वेस्टर्न फिलोसफी में इसको इतना नहीं समझा जाता। मतलब इस वेस्टर्न फिलोसफी में ये मिली नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है, एक्सेप्ट इन द टीचिंग्स ऑफ फ्यू वेस्टर्न मिस्टिक्स, सेंस एंड पोइट्स। कुछ वेस्टर्न मिस्टिक्स थे, कुछ संत थे, कुछ पोइट्स थे जिन्होंने इसके बारे में बात करी है, बट वेस्टर्न फिलोसफी में मेजरली इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं हुई है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव था, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था कॉन्शियसनेस को लेकर के और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर के। और ये जो बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेकिंग ड्रीम एंड डीप स्लीप वे द माइंड एक्टिविटी डिफरेंट डिग्रीज, माइंड एक्टिविटी इन डिफरेंट डिग्रीज एंड बिकॉज ऑफ एन अवेयरनेस of continuity of one experience, even when the mental activities stop, our thinkers made a distinction between consciousness and mind। जो तीनों स्टेट्स हमने पढ़ी, इवन जो कंस्टेंट स्टेट रहती है, वेकिंग हो गई, ड्रीम हो गई, डीप स्लीप होगा, और इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुरिया स्टेट भी होती है, 4 स्टेट भी होती है जो सब में कॉमन रहती है। और ये जो तीनों स्टेट है, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप, यहाँ पर जो हमारी माइंड की अवेयरनेस है ना, जो माइंड एक्टिविटी है वो अलग अलग डिग्री पे रहती है। वेकिंग में बिल्कुल हाई डिग्री पर होती है, ड्रीम में कम हो जाती है, और डीप स्लीप में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन कई बार स्टेट में क्या होता है कि वो मेंटल एक्टिविटी बंद भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी बेसिस पर जो हमारे थिंकर्स थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस और माइंड को दो अलग चीज़ माना है कि दोनों अलग होती हैं। कॉन्शियसनेस और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, हम इनको एक में ही नहीं डाल सकते। तो जो फॉर्मर है उसको चित्त, चेतना, चैतन्य, प्रज्ञ एट्सेट्रा ये नाम दिए गए हैं कॉन्शियसनेस को, और माइंड को मनस, चित्त, अंतःकरण एट्सेट्रा ये सब नाम दिए गए हैं। और जैन और बुद्ध जो साइकोलॉजी है, जो बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करा इनको प्रेफर करने के लिए। तो कॉन्शियसनेस और माइंड दो अलग अलग चीज़ें मानी गई, दो अलग कंसेप्ट्स हैं। द क्लियर डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड माइंड हैज़ हेल्प्ड इंडियन थिंकर्स to understand a variety of experiences possible to human beings that is puzzling to westerns and also to western psychologists। अब जो इंडियन पर्सपेक्टिव ने क्या करा था, जो इंडियन थिंकर्स थे, उन्होंने कॉन्शियसनेस और माइंड को अलग अलग माना है कि भाई ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और क्लियर डिस्टिंक्शन भी दी है इनके बीच में कि माइंड अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, और एक तीसरी स्टेट होती है, एक चौथी स्टेट होती है तुरिया, जो सब में कॉमन रहती है। और ये चीज़ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के समझ से बाहर थी, ये चीज़ वेस्टर्न साइकोलॉजी में नहीं है। नॉट ओनली आर थिंकर्स स्पोक ऑफ कॉन्शियसनेस एज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, but they also held that it is consciousness which is the source of light or illumination and all our experiences are possible because of its presence। अब ना कि सिर्फ इन्होंने कि ये बोला कि भाई कॉन्शियसनेस अलग होती है, माइंड अलग होता है, बल्कि जो कॉन्शियसनेस है उसी की वजह से हम सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं, आसपास क्या हो रहा है हमको उसके बारे में पता होता है, हम सारे चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि वो एक लाइट है जो हमारे अंदर जल रही है, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस फॉर बोथ इल्यूमिनेशन एंड एनर्जी। और जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, वो सब कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है, उनको एनर्जी दे रही है, लाइट दे रही है, जिसकी वजह से वो काम करेंगी। तो जैसे अगर वो लाइट बंद हो गई, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, मेंटल एक्टिविटीज़ काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि मेंटल एक्टिविटीज़ हमारी जितनी भी हैं, थिंकिंग और जजमेंट करना, रीजनिंग और मेमोरी वगैरह सब कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ में आ गया, और ये सारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हैज़ मनस इन जड़ वास्तु विदाउट लाइफ सिमिलर टू फिजिकल मैटर। यहाँ पे मनस क्या है? मनस किसको कहा गया था? माइंड को। एक जड़ वस्तु है, यानी कि फिजिकल मैटर है, और अगर उसमें कॉन्शियसनेस ना हो तो वो एक फिजिकल मैटर जैसी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई भी स्टोन हो गया, ऐसे एक फिजिकल मैटर की जैसे हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी पूरी बॉडी है बट उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आप सिर्फ एक फिजिकल मैटर जैसे हो जाओगे, उसके अंदर लाइफ नहीं होगी। When a person dies, this consciousness and mental impressions together form सूक्ष्म and कर्ण शरीर and separate from the body and continue to exist in subtle form and take on a new shape and come to life again। ये इसमें लिख रखा है कि जैसे ही कोई पर्सन मरता है, ठीक है, किसी की डेथ होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो कॉन्शियसनेस होती है, जो मेंटल इंप्रेशन है, बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है, ये एक सूक्ष्म शरीर लेती है, जिसको कि हम लोग सोल बोलते हैं, और वो शरीर से बाहर आती है, सूक्ष्म बॉडी से बाहर आती है, क्योंकि ये लाइट है, ये बॉडी से बाहर आती है और एक दूसरी बॉडी लेती है और कंटिन्यू रहती है, एक नया शेप लेती है, एक नई बॉडी लेती है और दोबारा से लाइफ जीती है, जिसको कि हम लोग ने काफ़ी बार इंडियन पर्सपेक्टिव में, हम इंडिया में रहती बात है, हमने काफ़ी बार सुनी होगी कि सोल कभी मरती नहीं है,
आत्मा कभी नहीं मरती, बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी जल जाती है, बट आत्मा कभी नहीं मरती। तो वही वाली बात इसमें लिखी हुई है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, इसके बिना आप सिर्फ एक फिजिकल मैटर है, एक जैसे पत्थर होते हैं, जैसे कि और दूसरी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, उसी की तरह आपकी बॉडी हो जाएगी अगर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो, क्योंकि ये ही लाइट है, और जैसे ही ये बाहर जाती है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी किसी काम की नहीं होती, और ये जो लाइट है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये दूसरी बॉडी में जाती है, दूसरी शेप लेती है और दोबारा से लव जीना स्टार्ट करती है। अब देखो, अब हमारी जो धर्म है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, और भी धर्म है, तो तीनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस हैं। तो जो जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, उन्होंने भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ जो हमने बातें अभी तक करी हैं वो सारी चीज़ें मानी हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों में इनके डिफरेंसेस हैं। क्या है कि जैसे जैन धर्म में जीव को माना जाता है कि भाई यही इवॉल्व करता है, इसके कर्मा होते हैं, फिर उसके कर्मा की वजह से उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ये सारे पर्सपेक्टिव उसने माने। बट जो आत्मा वाला कंसेप्ट है और ब्रह्मांड वाला कंसेप्ट है, ये लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे ही जो बुद्ध धर्म है, थ्रू इज रिवर्ड एज एन एनलाइटेंड पर्सन, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस और ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस और आत्मा। कि जो बुद्ध धर्म है उसके अकॉर्डिंग एक एनलाइटेंड पर्सन होता है कि वो अगर चाहे तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, एक वो एक एनलाइटेड पर्सन बन सकता है। और इन्होंने जो कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस है उस वाले कंसेप्ट को इन्होंने नहीं माना, आत्मा वाले कंसेप्ट को इन्होंने नहीं माना कि जो आत्मा होती है वो शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण करती है, ये बात इन्होंने नहीं मानी है। ही प्रपोज दैट कॉन्शियसनेस इज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग एंड चेंजिंग कंटिन्यूसली। देयर इज सच डिफरेंस इन 3 ट्रेडिशंस। और बुद्ध धर्म में क्या माना कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो एक बहते पानी की तरह होती है, जैसे बहते पानी का चलना होता है, फ्लो करता रहता है, बट उसमें उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसके बहाव में चेंज आएगा, उसके फ्लो में चेंज आता है, बट वो चलता रहता है। ये बताया था बुद्ध धर्म में। तीनों धर्म में, हिंदू धर्म में, बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये था कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है ये हेडिंग डालोगे। फिर आप वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है, उसमें क्या बातें लिखी कि भाई 3 स्टेट होती है, तीनों स्टेट के बारे में आपको बताना है। और उसमें क्या चीज़ रह गई थी, क्या उनको डाउट था, क्या पजल थी उनकी कि भाई तीनों स्टेट होती है, बट इंसान वो कंस्टेंट कैसे रहता है कि अभी वो जो है रात को उसको सपने आए या फिर डी स्लीप में गया तो वापस जब वो उठा तो वो वही क्यों है, वो मिस्टर एक्स ही कैसे रहा, उसे कैसे याद है कि वो स्टेट में है। उसको ये क्यों नहीं लगा कि जो सपने में उसने देखा, सपने में वो जो इंसान था या जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करी वही सच है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो कंटिन्यू स्टेट कैसे रही। फिर आप आ जाओगे इंडियन साइकोलॉजी पर कि इंडियन साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम का, इस ये जो पजल थी इसको सुलझाया गया क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई 4 स्टेट होते हैं। फिर आपको उसके बारे में बताने की चौथी स्टेट क्या है, कॉन्शियसनेस उन्होंने कैसे समझाई है कि भाई एक लाइट है जो सबके अंदर होती है, कॉमन होती है सब में, वो जो तुरिया स्टेट होती है वो सब में कॉमन होती है। और कॉन्शियसनेस एक लाइट की तरह, अगर वो लाइट आपकी बॉडी से बाहर चली गई, उस मेंटल एक्टिविटीज जितनी भी है सारी आपकी उस कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो आप सिर्फ एक फिजिकल मैटर की तरह एग्जिस्ट करते हो, आपके कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कभी अपनी लाइफ में। सिर्फ आप इतना लिखोगे बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़। अब लास्ट जो टॉपिक है इसमें कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी में हमने पढ़ा कि भाई ये जो होते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माइंड और कॉन्शियसनेस दोनों एक ही चीज़ है, इंटरचेंजेबली हम इन टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही है। ये इन्होंने माना है, इसको अलग अलग नहीं माना, जैसे कि हमने इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा कि माइंड और कॉन्शियसनेस इन्होंने अलग अलग माना है। और शायद जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं इन्होंने कॉन्शियसनेस और मेंटल एक्टिविटीज़ को अलग नहीं करा, दोनों को एक ही मान लिया, इसी वजह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि सेम स्टेट में हम कैसे रहते हैं। सेकेंडली, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कंसीडर द ब्रेन इज द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस मेंटल एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एपिफेनोमेनन। जैसे कि वेस्टर्न थिंकर्स क्या मानते हैं कि ब्रेन एक ऑर्गन है और उसके अंदर सारी मेंटल एक्टिविटीज होती है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, मेंटल एक्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर कॉन्शियसनेस, कि भाई कॉन्शियसनेस अलग है और मेंटल एक्टिविटीज अलग है, और मेंटल एक्टिविटीज जितनी भी है हमारे ब्रेन की वो सब कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड है। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ा। प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, जो हमेशा कॉमन रहती है, मतलब वो सबके अंदर है, कॉन्शियसनेस सबके अंदर है, वो लाइट सबके अंदर है। एंड ऑन दी वन हैंड एंड फिजिकल बॉडी ऑन द अदर हैंड, कि फिजिकल बॉडी हमारी अलग है और फिजिकल बॉडी के अंदर वो जो लाइट है उसको हमने कॉन्शियसनेस बोला है, प्योर कॉन्शियसनेस बोला है, जो सबके अंदर होती है एक लाइट। अगर वो लाइट बाहर चलेगी तो आपकी फिजिकल बॉडी बस ऐसी रह जाएगी, पत्थर की तरह, बस एक बॉडी है जिसका जो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती उस तरीके से। तो वेस्टर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई मेंटल एक्टिविटीज़ और कॉन्शियसनेस एक ही चीज़ है। ब्रेन एक ऑर्गन है, उसके अंदर हमारी सारी मेंटल एक्टिविटीज काम करती रहती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एपिफेनोमेनन। ये जो पूरी बात इन्होंने कही इसको बोलते हैं एपिफेनोमेनन। बट जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन जो थिंकर्स है उनके अकॉर्डिंग, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग प्योर कॉन्शियसनेस अलग है, मेंटल एक्शंस अलग है, कि मतलब प्योर कॉन्शियसनेस अलग है, फिजिकल बॉडी हमारी अलग है, उस फिजिकल बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस रह रही है। वी यूज द टर्म्स चेतना, चैतन्य, प्रजन, इट रेफर्स टू कॉन्शियसनेस, एंड मनस, चित्त रेफर टू माइंड। ये टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, चेतना, चैतन्य और प्रजन, ये वर्ड्स हम, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं कॉन्शियसनेस को रेफर करने के लिए, और मनस, चित्त, ये हम रेफर करते हैं माइंड को, ये सब हम टर्म्स यूज़ करते हैं माइंड को रेफर करने के लिए।
मैनी थिंकर्स अग्री विद द व्यू ऑफ संख्या थियरिस्ट दैट माइंड इज सटल मैटर एंड बॉडी इज ग्रॉस मैटर, कि जो बॉडी है वो उसको टच कर सकते हैं, ग्रॉस मैटर है, ठीक है, इसको टच कर सकते हैं, खत्म हो सकता है, ठीक है, खत्म हो सकती है बॉडी हमारी, बट जो माइंड है वो सटल है, वो खत्म नहीं हो सकता। तो बोथ आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ द थ्री गुणास सत्व रजस तमस। जो हमारा माइंड है और जो हमारा ये बॉडी है, दोनों ही 3 गुणों से बनी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ये हमने आई थिंक इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ही पढ़ा था कि सात्विक गुण क्या होता है, राजसिक गुण क्या होता है, तामसिक गुण क्या होता है, तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हमने पढ़ा है। मनस क्या है? मनस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इंद्रिया। जो मनस है यानी कि जो माइंड है उसको इंद्रिय, इंद्रिय क्या हो गई? हमारी 6 सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस है बेसिकली, वो सब हमारी इंद्रिय हो गई, कि हमारी आइज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, जो भी हम परसीव कर रहे हैं इनके थ्रू, ये हमारी इंद्रियां हैं। विच एक्सपीरियंस प्लेजर, पेन, दैट डिजायर्स, फील्स एंड विल्स। इस सब की वजह से हमको पेन, प्लेजर और जो हमारी इच्छाएं होती है सारी इसी की वजह से होती हैं, इंद्रियों की वजह से होती है। इन दी उपनिषद लिटरेचर्स मनस इज बिटवीन सेंसरी ऑर्गन्स एंड अनदर फैकल्टी कॉल्ड बुद्धि। तो जो हमारा मनस है, कि जो हमारा माइंड है, वो किधर रहता है? माइंड हमारा होता है सेंसरी ऑर्गन्स और हमारी बुद्धि के बीच में। जो हमारा मनस है वो कहाँ पर होता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स और हमारी जो दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं बुद्धि, उसके बीच में, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि हो गई इंटेलिजेंस, उसके बीच में। सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव इंप्रेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि इनपुट लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन से हम चीज़ें गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मनस प्रोसेस इट एंड सबमिट्स टू बुद्धि। जो हमारा मनस है, ठीक है, जो हमारा माइंड है, सारी चीज़ें वो उठाता है और बुद्धि तक लेके जाता है। बुद्धि क्या है? हमारा इंटेलेक्ट है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस है जो कि सारे डिसीजंस करती है। बुद्धि बोरोज द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर इट्स फंक्शनिंग। और जो हमारी बुद्धि है, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो क्या करता है? जो हमारी इंटेलेक्ट है, कॉन्शियसनेस से एनर्जी लेती है कि वो सारे डिसीजंस ले सके, अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे क्या बात है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे उपनिषद के अकॉर्डिंग जो मनस है, ठीक है, जो मनस है हमारा, वो कहाँ पर है? सेंस ऑर्गन्स और हमारे बुद्धि के बीच में। बुद्धि क्या है? बुद्धि है हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन से हम सारी आसपास की बाहर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, मनस के पास गई, मनस ने प्रोसेस करी सारी चीज़ें और पहुंचा दी हमारी बुद्धि के पास, यानी कि इंटेलिजेंस के पास, डिसीजन मेकिंग के लिए। और बुद्धि सारी जो एनर्जी है काम करने की, फंक्शनिंग करने की, कहाँ से लेती है? कॉन्शियसनेस से। इट इज सेड टू हैव द रिफ्लेक्टेड लाइट जस्ट एज मून शाइन्स इन द रिफ्लेक्टेड लाइफ ऑफ द सन। तो कैसे हुआ ये सब कि जो हमारी बुद्धि है वो कैसे काम करेगी? बुद्धि हो गई हमारी मून, ठीक है, क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं होती। जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तब हम देखते हैं कि हाँ भाई कि मून है, मून चमक रहा है, ठीक है, उसकी कोई लाइट है, या फिर मून की लाइट धरती तक आती है। वैसे ही जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो क्या है? सन। सन की लाइट पड़ती है, उस कॉन्शियसनेस की लाइट जाती है बुद्धि पर, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस पर, फिर वो अपना सारा काम करती है। उसकी डायरेक्ट कोई वो नहीं है, उसकी फंक्शनिंग डायरेक्ट नहीं कर पाती, उसको एनर्जी चाहिए, उसको लाइट चाहिए। और लाइट किधर से मिलती है? लाइट एक की जगह पर मिलती है, कॉन्शियसनेस के पास। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा लगेगा याद करने लायक, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगेगा, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ोगे, 1-2 बार सुनोगे, ईजी लगेगा, फिर हो जाएगा। छोड़ना नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वो आग जला के रखनी है। इट इज सेड टू हैव, ये तो हमने पढ़ लिया। बुद्धि इज ऑल्सो एडेड बाय चित्त, विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द पास्ट impressions and knowledge and hence it is called a memory bank। तो जो चित्त है हमारा, बुद्धि वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो उसका भी यूज़ करती है, चित्त का। अब चित्त क्या है? चित्त के पास जितनी भी हमारी पास्ट लाइफ की पास्ट एक्सपीरियंसेस की इन्फॉर्मेशन है, सारी उसके पास कलेक्ट रहती है, यानी कि वो एक तरीके से मेमोरी बैंक है, हमारा मेमोरी है एक तरीके से। तो चित्त से भी इन्फॉर्मेशन लेती है कुछ, और कॉन्शियसनेस से लेती है एनर्जी काम करने के लिए, ताकि हम एक सही डिसीजन ले सकें। व्हेन अ पर्सन हैड हिज और हर आई फीलिंग which is called अहंकार, then a person appropriates or owns the mental activity of manas, बुद्धि and चित्त। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम, अगर कोई भी पर्सन वो आई फीलिंग कि सब मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि अहंकार है, तो हमारी जो मनस है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, वो उसमें हम हिंडर कर रहे हैं, मतलब उनकी फंक्शनिंग को हम एक तरीके से रोक रहे हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। When more and more a person keeps adding this I feeling to all mental activities, more and more a person experiences pleasure and pain, happiness and sorrow, satisfaction and dissatisfaction and so on। जब हम जितना ज़्यादा अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं, उस आई फीलिंग को जोड़ने लग जाते हैं अपनी बुद्धि से, कि ये जो भी डिसीजन लिया सिर्फ मैंने लिया, मेरी वजह से हुआ, मैं इतना अच्छा हूँ इस वजह से हुआ, और साथ में इसकी वजह से हमें खुशी भी मिलती है कि भाई ये बढ़िया काम जो हमने करा है,
तो खुशी तो मिली, बट अगर कुछ गलती होगी तब हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होगा कि ये गलती मेरी वजह से हो गई। तो आप जितना आई फीलिंग को जोड़ोगे आपको उतना ज़्यादा प्लेजर भी मिलेगा, उतना ज़्यादा पेन भी मिलेगा, दोनों चीज़ें होंगी, आप न्यूट्रल कभी भी नहीं रह पाओगे। तो वो जो न्यूट्रल फीलिंग है जो हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है कि आपको ये आई फीलिंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे वो काम कर रही है वो करने दो, वो कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हो। जब आप यही चीज़ रखोगे, डिटैचमेंट रखोगे, इस अभिमान को मतलब ये आई फीलिंग को जब आप नहीं जोड़ोगे तो आप जिसको एक्सपीरियंस करोगे वो होगी डिटैचमेंट, कि जो भी हो रहा है बस वो हो रहा है, आप कुछ भी उसका रोल नहीं। तो ना तो आप बहुत ज़्यादा हाई प्लेजर में जाओगे, ना ही बहुत ज़्यादा पेन फील करोगे, आप न्यूट्रल रहोगे हमेशा कि जो हो रहा है हो रहा है, आपने कुछ नहीं करा, आपकी इंटेलिजेंस ऐसी थी, ये मेंटल एक्टिविटीज़ अपने आप सारा काम कर रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो यही चीज़ है कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़, जो कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखी हुई हैं। और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें तो भाई तीन ही चीज़ों को माना गया और शायद यही रीज़न था, और इन्होंने माइंड और कॉन्शियसनेस को अलग अलग नहीं करा, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं इन टर्म्स को, दोनों एक ही है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग, उनके थिंकर्स के अकॉर्डिंग। तो यही शायद एक रीज़न है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन अब तक क्रिएट है, ये कोई क्लियर उनका अब तक नहीं हुआ है कि हम जो कंटिन्यूस स्टेट में कैसे रहते हैं। ये जो पहेली है उनके आसपास नहीं सुलझी है, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में माना गया कि वे 4 स्टेट होती है और माइंड और कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग है। कॉन्शियसनेस लाइट है जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है, सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं किसके थ्रू, उस कॉन्शियसनेस के थ्रू, और माइंड एक अलग पार्ट है। तो ये था आज की वीडियो में, और आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। थोड़ा सा ऐसा है कि शायद ऐसा लगे कि ना समझ में, तो आप प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार सुनना, समझने की कोशिश करना। जब 1 से 2 बार सुनोगे चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। इवन जब हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, हमें लगता है भाई पता नहीं कौन सी देश दुनिया की बातें लिखी हैं इसमें, बट जब हम सेकंड टाइम उसको पढ़ेंगे कुछ कुछ समझ में आएगा। थर्ड टाइम जब पढ़ते हैं खुद से, कि आपने किसी की वीडियो नहीं सुनी, कुछ भी नहीं पढ़ा, जब आप खुद से पढ़ते हो तीसरी बार में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी जा रहा है, आप 1 से 2 बार सुनो, थोड़ा फोर्स लगाओ, थोड़ी अपनी कॉन्शियसनेस को जगाओ कि भाई वो और पढ़े, और फिर आप इसको पढ़ो, इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर हो। और कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, और अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो को कैसी लगी, कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर कोई गलती लगती है तो आप वो भी बता सकते हो, मैं पक्का उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।